नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। 38वें नेशनल गेम्स के 10वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ट्रैक साइकिलिंग का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की गई। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद उन्होंने ट्रैक पर पहुंचकर टेक्निकल टीम और खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने ट्रैक में पहुंचकर 300 मीटर साइकिल चलाकर साइकिल राइडरों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने पुरुष वर्ग में ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के टीम परस्यूट 4000 मीटर में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रही टीम को मेडल भी वितरित किया। प्रतियोगिता में सर्विसेज टीम ने गोल्ड, पंजाब ने सिल्वर, राजस्थान की टीम ने कांस्य मेडल जीता है। 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, उनके हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है और उसमें से लगातार एक बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोगों के जोश से, चाहे वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग हों या जो हमारे खिलाड़ी आए हैं या हमारे जो उनके साथ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, 6000 लगभग ऑफिशियल्स लगे हुए हैं। कुल मिला के अगर मैं ऐसा मानूं कि 20,000 के लगभग लोग इस प्रतियोगिता का किसी न किसी रूप में संचालन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारा गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए कि इस समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और मैं पिछले 3 दिनों से मैं भी लगातार देहरादून में मैंने शूटिंग रेंज पर भी मैं गया था, मैंने खिलाड़ियों के साथ दिन का भोजन भी किया था, शाम को बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भी मैं उपस्थित था। तो पूरे प्रदेशवासियों में एक अलग प्रकार का वातावरण है, बहुत ही शानदार। और मैं कहूँ कि लोग आनंद ले रहे हैं, हमारे नौजवान सब प्रेरित हो रहे हैं, युवा बच्चे हमारे, आप देख रहे होंगे पीछे इस प्रकार का उत्साहपूर्ण माहौल है। और कल मैं हल्द्वानी में था, फुटबॉल मैच चल रहा था, वहाँ पर सेमीफाइनल था और उस अवसर पर भी मैंने देखा कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। और आज यहाँ पर ये निश्चित रूप से ये हमारे को अच्छे मेडल भी प्रदेश को मिले हैं, लगभग 30 से अधिक मेडल हुए हैं, सब मिलाकर अभी 35 के आसपास संख्या पहुँच गई है और लगातार मेडल देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, जो हम शुरू से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाबा केदार की भूमि से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उनके कहे हुए सब सिद्धि की ओर जा रहे हैं। लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जो ये अच्छा शानदार यहाँ पर भी जो ये दलोद्रम का ये ट्रैक बनाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। और हमारे जो खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, अन्य प्रदेशों के भी आए हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। इसके अतिरिक्त ट्रैक एंड स्पीड शूटिंग रेंज का भी बहुत शानदार बनाया गया है, रुद्रपुर में बनाया गया है। बहुत देसी हाल हर जगह पर बने हैं, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे के सारे। अभी जैसे मलखम्ब के लिए हमारे यहाँ चकरपुर में, इसी जिले में उधम सिंह नगर में ही जो है मलखम्ब की प्रतियोगिता भी आई। टनकपुर में गोम के पास राफ्टिंग होगा, वाटर स्पोर्ट्स होंगे, टेहरी में होंगे। हमारे सभी स्थानों पर 11 स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जाए, जिससे जनपद के नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा के बारे में कहा कि राज्य की आर्थिकी बढ़ाने में शीतकालीन यात्रा मददगार साबित होगी। उन्होंने देश दुनिया के श्रद्धालुओं से चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन करने की अपील की है। साथ ही अगर बात करें शीतकालीन यात्रा पर, एक गीत भी लॉन्च किया गया, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। इससे पूर्व 4 धाम यात्रा ग्रीष्मकालीन में भी संचालित होती थी। अब शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी दर्शन की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें राज्य में
घूमने की अनेकों जगहें हैं। उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा जो है लगातार चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सुझाव भी दे रहे हैं और लगातार वह सचिवालय के अंदर बैठ के भी कर रहे हैं। अगर बात करें, उन्होंने जो है अभी हाल ही में जो है एक गाना भी लॉन्च हुआ है शीतकालीन यात्रा को, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। और लगातार जिस तरह से श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जुड़ाव है वो उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। कई ऐसी पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर लोग विजिट कर रहे हैं। उसमें ऋषिकेश है, औली है, इसके अलावा नैनीताल है, हरिद्वार है, इसके अलावा पंच बद्री पंच केदार है, त्रिगुनारायण मंदिर है। कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ पर लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ का जो है मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और उत्तराखंड के कल्चर को जान रहे हैं। अगर बात करें शीतकालीन यात्रा से, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की आर्थिकी को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और विकास को जो है गति मिलेगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय काफ़ी सही भी माना जा रहा है। जिस तरह से चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर ग्रीष्मकालीन में चलती थी, लेकिन अब शीतकाल के दौरान भी जो है शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और लोगों का भी काफ़ी इसमें खासा रुझान देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग जो है उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं और उत्तराखंड की खूबसूरती को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर एक नई पहल भी करी है, शीतकालीन यात्रा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय भी है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इस कारण पिछले कुछ दिनों से तापमान में काफी अधिक वृद्धि देखी जा रही है। अब लोगों को बढ़े हुए टेम्परेचर से राहत मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश भर में आगामी 9 से 11 फरवरी तक तमाम जिलों में हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 4 फरवरी को प्रदेश में तमाम हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखी गई थी। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी, जबकि राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 9, 10 और 11 फरवरी को तमाम जिलों में हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मां पूर्णागिरि टैक्सी यूनियन के वाहन स्वामियों ने अध्यक्ष मदन कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है। अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि मां पूर्णागिरि मेले के दौरान धूलीघाट से भैरव मंदिर तक चलने वाली टैक्सी वाहनों के टेंडर धनराशि 45 लाख को 20 लाख किए जाने की मांग की है। वहीं प्राइवेट फिटनेस न किए जाने, पूर्व की भांति ARTO कार्यालय में ही फिटनेस किए जाने की मांग की। इसी के साथ 15 वर्ष पुराने हो चुके वाहनों में छूट दी जाए, जिससे मां पूर्णागिरि धाम मेले के ऊपर निर्भर वाहन मालिक मेले में वाहनों का संचालन कर अपनी रोजी रोटी चला सके। मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय में ज्ञापन दे रखा है। ये जो प्राइवेट संस्था यहाँ एक फिटनेस सेंटर खुल चुका है, उसका हम विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसको बंद करके, जैसे तत्काल हमारे जो फिटनेस सेंटर हमारी AITO कार्यालय में होती है, उसी तरीके से हमारी गाड़ी की फिटनेस की जाए। और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको फिटनेस, ये प्राइवेट जो फिटनेस सेंटर है, इसे बंद करेंगे। जो ये इससे पूर्व बाद भी हमने मेला कराया। कम से कम धनराशि में जो हमारे धूलीघाट से भैरव मंदिर गाड़ियाँ चलती हैं, इसके लिए हम कम से कम राशि हमारे गाड़ी वालों से ली जाए। और इस बीच में 45 लाख रुपए की विज्ञप्ति जिला पंचायत द्वारा निकाली गई थी, और जिसमें देखो हम लोग तो टेंडर डाल देंगे, उसमें हम लोग टेंडर ले लेंगे, लेकिन हमारे गाड़ी मालिक जो है 1 साल भर पूरा मेले का इंतजार करते हैं। इन गाड़ी वालों का शोषण ना हो, इसलिए मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इस पैसे को 20-25 लाख किया जाए, जो कि मेला अभी सुचारू रूप से चल सके और हमारे टैक्सी वालों के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़ सके। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये बीच में कुछ अफवाहें ऐसी चल रही है कि जो 15 साल फिटनेस वाली गाड़ियाँ ये कटने वाली हैं करके, और ये 7 तारीख को उस बैठक की कह रहे हैं, कोई क्लियरिटी होती तो है नहीं। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो अगर 15 साल की अगर सरकार कुछ कंडीशन इस टाइप की लाती है, तो हमें कम से कम ये मेला चलाने के लिए, इस मेला चलाने के लिए हमारे पास सारी गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हैं, इसमें हमें थोड़ा सा छूट दी जाए, जिसमें कि हम मां पूर्णागिरि का बहुत बड़ा मेला चलता है, उसमें हम मेला कर सकें और गाड़ी वालों के लिए भी एक सुविधा हो जाएगी और मेला चलाने के लिए भी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं बचेगी अगर 15 साल की कंडीशन लगती है तो। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे बिंदुओं को वो संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे और हमें पूरा विश्वास है। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में वसंतोत्सव 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
और इसके प्रचार प्रसार को व्यापक किया जाए ताकि प्रदेश के पुष्प उत्पाद को महिला स्वयं सहायता समूहों को इससे अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में IHM और GMVN के सहयोग से फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की जाए। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पौड़ी जिले में स्थित फूल चट्टी में कैनो एक्सट्रीम स्लोलोम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्रॉस सब कैटेगरी में पुरुष वर्ग में मेघालय के विकास राणा, महिला वर्ग में मध्य प्रदेश के करिश्मा दीवान विजेता रहे। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के अमित थापा का दूसरा स्थान रहा, जबकि SSCB के नवीन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए इसे उत्तराखंड राज्य के लिए अहितकर करार दिया है। प्रश्न बीजेपी से है, वो ये बताएं कि जो इसमें नंबर 3 है उसकी धारा 378 से 378 से लेकर 389 तक की जो 12 उपधाराएं हैं उस पर उनका क्या कहना है, सहवासी संबंध पर उनका क्या कहना है, मेरा देश भारत और मेरी देव संस्कृति से लबालब भरा हुआ ये उत्तराखंड लिव इन रिलेशनशिप को कतई स्वीकार नहीं करता। और बीजेपी को ये बताना होगा कि कौन ऐसे परिवार हैं जो अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी से संबंध बनाने की इजाजत देती है। जो शब्द लिखा गया है सहवासी संबंध, ये निश्चित ही निंदनीय है और एक खुली छूट दे दी है कि कोई 1 साल तक अगर उत्तराखंड में रहता है तो वो सहवासी संबंध बना सकता है और जाते समय कुछ रकम और कुछ प्रॉपर्टीज दे के चले जाए, बस बाकी हो गया खत्म। और जो सर्विस क्लास है और वो अगर आज ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आ रहा है तो वो कल ही से किसी के साथ भी रह सकता है। तो किस ओर को उत्तराखंड को ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित नीति कर रही है, इस पर तो बयान दे। मैंने UCC पे कई बयान दिए, कई नेताओं से आप लोगों ने बयान लिए, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आज तक बीजेपी से आप नहीं ले पाए। मैंने कहा कि धारा 3 की 378 से 389 तक के जो 12 क्लॉजेज हैं उसके बारे में क्या कहना है, सहवासी संबंध लिव इन रिलेशनशिप पे बीजेपी का क्या कहना है। दूसरा, जो कमेटी बनी 5 लोगों की उसमें केवल 1 उत्तराखंडी है, 4 गैर उत्तराखंडी है, ये कैसे हुआ जबकि संविधान ये कहता है कि जो भी कम्युनिटी या जो स्टेट इससे प्रभावित होगी उसका प्रतिनिधित्व मंडल इसमें। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। समापन समारोह की तैयारियों में खेल विभाग और प्रशासन जुट चुका है, जिसके मद्देनजर IG कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभी संयुक्त निरीक्षण भी हुआ है और कल जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक बैठक भी ली गई थी। तो मेनली ट्रैफिक का जो प्लान है और पार्किंग्स है इसकी व्यवस्था की जा रही है और स्टेडियम के अंदर जो मंच है इनकी और साथ में किस तरह से सिटिंग होगी और क्या प्लान रहेगा, इस तरह इसके लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है और एक बैठक भी इसमें की गई है। सर भीड़ काफी रहेगी, क्राउड को मैनेज कैसे करेंगे आप लोग? उसके लिए देखिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और साथ में हल्द्वानी शहर से शटल सेवा का संचालन किया जाएगा ताकि यहाँ पर गाड़ियाँ कम से कम रहें और जो भी आने वाले हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को नेशनल गेम्स है, इनका यहाँ पर समापन होना है हल्द्वानी में और माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर हम लोग पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। हमें दोनों एंगल से देखना है, जहाँ एक और हमें माननीय VVIP की सुरक्षा देखनी है, वहाँ जो आम पब्लिक आ रही है या जो अन्य दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं
उनको कोई परेशानी ना हो, वो भी सुरक्षित यहाँ से जाएं, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, पार्किंग और तमाम चुनौतियां हैं? हमने पार्किंग के सारे स्थान चिन्हित कर लिए हैं। जिस रास्ते से जो क्राउड है या जो दर्शक हैं वो आएंगे, वो भी पहले चिन्हित हो गए हैं। अलग अलग हमारे स्टैंड्स हैं, उनमें अलग अलग कैसे प्रवेश की व्यवस्था होगी, इसको हम एक फाइनल टेस्ट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इस दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक शिकायत पोर्टल की शुरुआत की थी और यहां पर आने वाले अतिक्रमण से संबंधित सभी शिकायतों को प्रशासन से गंभीरता से देखने के निर्देश दिए थे। अतिक्रमण के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हमने डेवलप किया है, प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी की तय की गई है। प्रमाण पत्र सभी अधिकारियों से भी आ चुके हैं कि इतना अवेलेबल था और इतना अतिक्रमण था हमारे सेट्स पर और इतनों में ध्वस्तीकरण हो चुका है और इतनों में ये रीजंस हैं कि जिस वजह से पेंडेंसी चल रही है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, वो आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का पूरा डिटेल्स है। वो पब्लिकली हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो दैट विल बी शेयर्ड विद यू। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि एनएचएआई की ओर से एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ कारणों से पहले प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने भी इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है। उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो एनएचएआई इसको वर्कआउट कर रहा है और जैसे ही भारत सरकार से इसमें निर्देश प्राप्त होते हैं, इसका उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। इसी बीच ताइक्वांडो के खेल में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हालांकि सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई भी की है। इसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ही खेलों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिस तरह से खेलों में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करे, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा तो उसको सजा मिलना तय है और जांच भी चल रही है और उन लोगों को हटाने का काम भी सरकार ने किया है। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।